आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि EDA, ADS एंड BA BSc वालों का पेपर पैटर्न पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से एंड गेस्ट पेपर के हवाले से जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। वैसे तो पेपर पैटर्न और गेस्ट पेपर के रिलेटेड तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि एग्ज़ाम से पहले एक और वीडियो बना के मतलब आपको समझा सकूं, ताकि आपको अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आपको इस पे जो है एक साथ ही सारी बातों का पता चलता है। ठीक है, अब काफ़ी लोग कहते हैं कि मिस पेपर पैटर्न किस तरीके से आएगा, सेक्शन में अगर क्वेश्चन है तो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में शॉर्ट एंड लॉन्ग की रिलेटेड बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, फर्स्ट आप देखते हैं, फर्स्ट अगर आपको पता हो तो पता चलता है कि कुल 5 सवालात हल करने हैं और हर हिस्से में कम अज़ कम 2 सवालात हल करें। तमाम सवालात के निशानात जो हैं वो मसावी हैं, यानी मसावी से मुराद क्या होता है, इक्वल है। ठीक है, हर क्वेश्चन के नंबर इक्वल है, तो इसका मतलब है कि आपको जो है एक सेक्शन से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन लाजमी करने हैं। वैसे तो 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। सेक्शन ए में 5 है, सेक्शन बी में 5 हैं, तो ये दोनों लॉन्ग ही हैं। एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, तो इसका आंसर आपको 4 या 4.5 पेजेस का एटलीस्ट लिखना है। और इसमें हेडिंग्स आपको मैंने कहा था कि 12 के 14 होनी चाहिए, बट कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनकी हेडिंग्स कम है बट एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है, तो वो एग्ज़ाम कॉपी के 4 या 4.5 पेजेस तक ईजिली जा सकता है। ठीक है, अब दूसरी बात, इस पे लिखा होता है, आप लोग कहते हैं कि मिस नोट कंपलसरी में आता है, तो ऐसा नहीं है। जब यहाँ पे सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में नोट जो दिए जाते हैं वो दोनों में दिए जाते हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है, अगर आप नोट का क्वेश्चन पिक करना चाहें आप बेशक कर सकते हैं, आप क्वेश्चन की तरफ जाना चाहें क्वेश्चन भी कर सकते हैं। बट क्या आपका रूल है कि एक सेक्शन से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन लाजमी करने। जैसे सेक्शन ए से आप 2 कर रहे हैं तो सेक्शन बी से 3 कर लें, अगर सेक्शन ए से 3 कर रहे हैं तो सेक्शन बी से आप 2 कर लें। तो लेकिन आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि सेक्शन ए से आपने 1 कर लिया और सेक्शन बी से आपने 4 कर लिया। अगर तो आप किसी केस अगर करते हैं तो इन केस ये टॉपिक जो है, बताऊँ क्या होगा आपके साथ, टॉपिक्स से छोड़े, अब क्वेश्चन क्या होगा कि सेक्शन बी से जो आपने 4 किए होंगे ना वो सिर्फ 3 काउंट होंगे और 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 कैंसिल होने की वजह से आपके टोटल कितने हुए, 4 क्वेश्चन, तो यानी आपके 80 में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे क्योंकि 1 तो कैंसिल हो गया। तो जो रूल आपको पेपर्स में दिया जाता है ना आप उसको फॉलो किया करें। ये नहीं होता कि आपको सेक्शन ए से जो है कोई आ ही नहीं रहा, सेक्शन बी से आपको सारे आ रहे हैं, आपको 5 करके आ गए, आपने कहा 5 ही तो करने थे। ऐसा नहीं है, पेपर्स में पहले ही मेंशन किया जाता है कि सेक्शंस में से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन एक सेक्शन से ज़रूरी हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन के मार्क्स 20 हैं, बट अगर आप नोट करते हैं तो नोट जो है वो आपको 2 करने होते हैं। ठीक है, तो एक नोट 10 नंबर का है, दूसरा नोट भी क्या है, 10 नंबर का है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों के क्या हुए 20 नंबर के क्वेश्चन, तो 10 नंबर का जब क्वेश्चन आता है तो हाफ हो जाता है। जैसे आप 20 मार्क के हिसाब से 4 पेजेस तक लिख रहे हैं, तो उसी तरह आप जो है 10 नंबर के हिसाब से क्या करेंगे, 2 पेजेस का कर देंगे, 2 से 2.5, और हेडिंग्स कितनी हो गई, 6 से 7, वही हाफ हो जाए। चलते हैं गेस्ट पेपर के हवाले से हम बात करते हैं। पहले हमने क्या किया है, पेपर पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस किए। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस हवाले से, गेस्ट पेपर से रिलेटेड। ठीक है, गेस्ट पेपर में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया जाता है कि शेख अहमद सरहंदी ने बरसगीर में इस्लाम की बहाली के लिए क्या खिदमत अंजाम दी। ठीक है, यानी इसके अंदर आपने शेख अहमद सरहंदी के बारे में लिखना है। अब ये आप पूरा क्वेश्चन अगर ढूंढेंगे 10 ईयर वगैरह में या फिर बुक से अगर याद करें तो उसमें आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा,
काफ़ी लोगों का वो आता है कि मिस ये जो आपने गेस्ट पेपर में क्वेश्चन दिए हैं या टॉपिक दिए ये तो बुक में है ही नहीं। ऐसा नहीं है, जब पास्ट पेपर से गेस्ट पेपर बनाए गए हैं, 10 ईयर से ही मैंने बनाए हैं ना, तो 10 ईयर से अलग तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं है। जब 10 ईयर से गेस्ट पेपर बनाए हैं तो जाहिर है आपके बुक में से आया होगा, जो ही जब भी दिया है ना उन लोगों ने, और ये सारे बुक के अंदर मौजूद है, मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं एडीए और बीए वालों को पढ़ाती हूँ तो मुझे पता है ये क्या चीज़ बुक में है क्या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट में आपने क्या करना है, शेख अहमद सोहंजी के बारे में लिखना है। अब सेकंड आता है कि सर सैयद अहमद ख़ान की तालीमी और सियासी खदमात बतानी। ठीक है, अगर तो ये टॉपिक क्वेश्चन में आता है तो ये दोनों एक साथ आते हैं। ठीक है, अगर तो ये टॉपिक नोट में आता है तो अलग अलग आता है, यानी नोट में अगर आया तो सर सैयद अहमद ख़ान की तालीमी खदमात इस तरह, ठीक है, अलग अलग हो जाता है। फिर थर्ड क्वेश्चन शाह वलीउल्लाह की इस्लाहात, इसकी इस्लाहात ये टॉपिक क्वेश्चन में भी आता है, ये 20 नंबर के हिसाब से भी आता है और ये 10 नंबर के हिसाब से भी आता है। तो अपने माइंड में आप रखिए कि हमें ये 20 नंबर के हिसाब से ही चीज़ें याद करनी है, क्योंकि आपको नहीं पता क्या टॉपिक नोट में आएगा क्या क्वेश्चन में। ठीक है, तो जितनी भी टॉपिक्स बता रही हूँ सब आप 20 नंबर के हिसाब से याद कीजिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मेरा काम था आपको गाइड करना, बाकी आपको याद किस तरीके से करना वो आपके ऊपर है। फोर्थ, बड़े सगीर के मुस्लिम माशरे के ज़वाल के असबाब। फिफ्थ, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बुनियादी असूलों की वजाहत करें। ये टॉपिक भी बुक में मौजूद है लास्ट चैप्टर में। फिर 1857 की जंग आज़ादी क्यों नाकाम हुई, इसमें हिंदुस्तानी कौम के लिए क्या सबक था। अब ये टॉपिक है, अब ये इसके अंदर आपने नाकामी के असबाब और नताइज बताने। अब काफ़ी कहते हैं स्टूडेंट मिस इसके आगे जो टॉपिक है इसमें हिंदुस्तानी कौम के लिए क्या सबक था, तो आप जब नाकामी के असबाब और नताइज करते हैं ना तो उसी के अंदर इस सवाल का आंसर मौजूद होता है। अगर आप उसको रीड करेंगे ना तो आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कोई आउट हो। ठीक है, बुक के अंदर सब कुछ होता है। 7 क्वेश्चन आपने सैयद अहमद शहीद और हाजी शरीयतुल्लाह के बारे में लिखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसी से साथ ही ये 2 क्वेश्चन ये वाले भी हैं। ठीक है, एक साथ भी आ जाते हैं तीनों, और कभी कभी होता है कि एक आता है। ठीक है, एक भी आ जाते हैं, 2 भी आ जाते हैं। 8 है, पाकिस्तान की माशत ने ज़राअत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, बहस कर। इसके अंदर माशियत की ज़राअत के बारे में लिखते हैं। ठीक है, अगर ये पूरा टॉपिक ढूंढने बैठ गए तो पूरी बुक में नहीं मिलेगा आपको। इसके अंदर माशियत में ज़राअत के बारे में लिखते हैं, ये बुक में मौजूद है। 9, माशी मनसूबाबंदी से क्या मुराद है, इसके फ़वाइद अहमियत बयान करनी है। ठीक है, 10 ने 1973, 1956 एंड 1962 के आइन की तमाम खसूसियात बतानी है। 11, क़याम पाकिस्तान के बाद और पहले किन मसाइल का आपको सामना करना पड़ा था। ठीक है, 12, जनूबी एशिया में मुस्लिम माशरे के इर्तिका में उल्मा और सूफिया का अहम किरदार, यानी फर्स्ट चैप्टर में इसका आंसर है। ठीक है, 1940 से लेकर 1947 तक तमाम आपने सियासी खदमात बताने हैं जो क़याम पाकिस्तान का सबब बने थे। ठीक है, इसका आंसर तो बुक में होगा, बट कभी कभी आपने अगर पास पेपर्स में देखा हो तो उसमें बताया जाता है कभी कभी कि 1932 या 30 से लेकर 1947 के वाक़या, तो आप लोग परेशान हो जाते हैं मिस ये तो टॉपिक ही नहीं बुक में। ऐसा नहीं है, आपने अगर टॉपिक थोड़े थोड़े याद किए हो तो 1930 में क्या हुआ था, 31 में क्या हुआ था, 32, ये सब डिटेल ऑलरेडी मौजूद है। अगर बुक में देखें तो आपको मिल जाएगा। टॉपिक्स के अंदर से आपको ढूंढना है कि क्या चीज़ किस डेट को हुई, ये सब मौजूद होती है। ठीक है, नोट, करारदाद मकासद 1949 ये क्वेश्चन में भी आता है। तो मैं आपको क्या कह रही हूँ, जो भी क्वेश्चन में है आपने उस हिसाब से याद करना है, यानी 20 नंबर के हिसाब से तमाम क्वेश्चन करने, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन नोट में भी आ सकता है क्वेश्चन में भी। सेकंड, जंग आज़ादी 1857 के असबाब, पहले नाकामी के भी करने हैं
और नॉर्मल असबाब भी करने। थर्ड, करारदाद पाकिस्तान 1940, कौमी वहदत और उर्दू ज़बान का किरदार। फिफ्थ, मसला कश्मीर। सिक्स, पाकिस्तान का तबकाती निज़ाम। और 7, अल्लामा इकबाल का सदारती खुतबा 1930। अब देखें, जो आपका अल्लामा इकबाल का सदारती खुतबा हुआ था वो 1930 में हुआ था। अब मेरी बात आप लोग को समझ आई ना, हर चीज़ आपके पास मौजूद है, क्या चीज़ किस डेट को हुई हुई है। CPEC, अक़वाम मुत्तहिदा, अलीगढ़ तहरीक, ठीक है। तो ये सारी आपको मैंने गेस्ट पेपर बता दी। अब था ये गेस्ट पेपर उर्दू में। अब इंग्लिश वाले कहेंगे मैं सामने तो इंग्लिश में बताए नहीं, तो आपको मैं इंग्लिश में गेस्ट पेपर दे चुकी हूँ। फिर भी अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं आपको जूम करके बता देती हूँ। हो सकता है इंग्लिश मीडियम में ना एक मिनट ना, मैं इसको लंबा करती हूँ जी, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम में हो सकता है कि उर्दू में जो क्वेश्चन 1 2 3 लाइन से जो लिखे हुए हैं, इंग्लिश में हो सकता है कि आगे पीछे हों। वैसे तो मैंने लाइन से ही सारे लिखे हैं, बट कभी कभी होता है ना कि क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, तो इसलिए। मैं बहुत स्लोली कर रही हूँ, बाकी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी पेपर आप लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप लोग क्या किया करें, सबसे पहले अल्लाह का नाम लें, ठीक है। उसके बाद पेपर को देखिए और नर्वस ना हो, ठीक है। अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करें, फिर पेपर स्टार्ट करें, ठीक है। और मैं शुरू से कहती आ रही हूँ कि जो भी आप लोग टेस्ट याद करते हैं उसको आप जो है जब याद करके लिखते हैं। अब मैं जैसे मेरी स्टूडेंट्स हैं, मैं जब पढ़ाती हूँ उनसे जब टेस्ट लेती हूँ तो उनको मैं बोलती हूँ जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो टाइम नोट करें कि आपने एक क्वेश्चन कितने टाइम पे स्टार्ट किए और कब ख़त्म किए, ठीक है। उससे क्या होता है, टाइम मैनेज हो जाता है। अब माशाल्लाह से मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझसे पढ़ा है, उनको टाइम मैनेज की ज़रूरत नहीं है अगर उन्होंने मुझे टेस्ट वगैरह दिए। अब ये नहीं कि मेरे पास 100% स्टूडेंट तो 100% स्टूडेंट ने टाइम मैनेज किया होगा, ऐसा नहीं है। अगर सच कहूँ तो 100% में से 40% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि वो डेली मुझे टेस्ट दे रहे थे, उनको तो अभी तक याद भी हुआ हुआ सारा, उनसे सिर्फ रिवीजन कर रहे। अब जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी, जो वक्त पे टेस्ट नहीं देते थे, वो आज उनको मुश्किल हो रही है कि हाँ हम काश दे देते तो हमें पता चल जाता, ठीक है। अब लोगों को जाके पता चल रहा है अरे इसका आंसर तो ये है, इसका हमने तो मिससे तो हमें ये याद करने के लिए दिया था, हमने याद ही नहीं किया। ये ना, जब अब मैं ये नहीं कही कि मैं जो स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे उनकी बात कर रही हूँ, जो मुझसे पढ़ रहे हैं मैं उनका बता रही हूँ कि जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मैं जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ ना, तो आप लोग साथ साथ याद करें। याद जब हो जाता है ना तो आपको फिर क्या होता है कि आपको एंड टाइम में मुश्किल नहीं होती, ठीक है। स्टार्टिंग से याद जब भी कराया जाता है ताकि आपको एंड में कोई मुश्किल ना हो, ठीक है ना। तो ये बस एक टीचर चाहती कि स्टूडेंट्स की किसी न किसी तरीके से हेल्प हो जाए। आप लोगों के लिए इतना टाइम निकालती हूँ, हालांकि मैं कितना बिजी रहती हूँ, फिर भी मैं इतना आप लोगों के लिए टाइम निकालती हूँ कि एटलीस्ट स्टूडेंट्स की किसी न किसी तरीके से हेल्प हो जाए, उनको पेपर से मुश्किल ना, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये भी नहीं कि 100% स्टूडेंट सारे गलत हैं। माशाल्लाह से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अब मानते हैं कि हाँ टीचर माशाल्लाह से हमें अच्छी गाइड कर रही है, एटलीस्ट हमारे पास कोई तो है जो हम जिनसे एटलीस्ट एडवाइस ले सकते हैं। कल भी काफ़ी माशाल्लाह से उर्दू में काफ़ी स्टूडेंट्स के इतने अच्छे रिव्यूज़ आए ना कि सच में दिल खुश हो गया, ठीक है। कुछ के तो मैंने शेयर किए थे, अब सबके तो नहीं शेयर करने थे, जिनकी शेयर कर पाई मैं उनके कर चुकी, और जिन स्टूडेंट्स से कल भेजे थे तो उनको मैं वैसे ही कह रही हूँ थैंक यू सो मच, क्योंकि कुछ के मैसेजेस देखे मैंने, कुछ के नहीं देखे, क्योंकि इतने मैसेजेस आ गए थे, इतने मैसेजेस कि इस्लामिक स्टडीज़ कौन सा है। फ़िलहाल उससे रिलेटेड तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ,
और बाकी जिनका पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर है वो आप देख लें, पेपर पैटर्न भी देख लीजिए और जो है क्वेश्चंस भी देख लीजिए, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि 20 मार्क्स के हिसाब से सारी चीज़ें याद कीजिएगा, ये नहीं कि आप 10-10 नंबर के हिसाब से आप याद करके चले जाएं। तो ये थोड़ा सा लेंदी पेपर है बट टाइम पे हो जाता है, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन 20 मार्क्स के हिसाब से कर रहे हैं तो उसको 35 मिनट्स में कंप्लीट करना है, फिर जाके आपके सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको नोट करनी होती हैं। कभी आप नोट करेगा इस तरीके से आपका टाइम मैनेज ना हो तो फिर आप मुझे कहेगा मिस आप गलत थी, ठीक है। तो वैसे मैं सही कह रही हूँ, बट बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसा कह रही हूँ आपने करना ही वैसे, आपकी मर्ज़ी है। मैं तो सिर्फ आपको एडवाइस दे सकती हूँ। बाकी उम्मीद है कि आपको सारी डिटेल के समझ आ गई होंगी चीज़ें। फिर भी अगर कुछ पूछना है आप कमेंट से पूछ सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट करके। नंबर इसमें शायद मौजूद नहीं है, ऐसे गेस्ट पेपर्स में ऑलमोस्ट सब पे नंबर मौजूद होता है मेरे। मैं बाकी मैं बता दूंगी, और जो भी हो अगर मुझे आप कांटेक्ट करते हैं तो आप जस्ट मैसेज या वॉइस नोट छोड़ दिया करें, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी। आप लोग जो कॉल्स वगैरह करने बैठ जाते हैं ना, तो फिर तो मैं क्या उनका फिर मैं मैसेज भी नहीं देखती, जो मुझे कॉल्स करते हैं वो सब जानते हैं, ठीक है। आप जो मैसेज करके ड्रॉप कर देते हैं मैं उनका फिर मैसेजेस देखते बैठ जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस टाइम पे मैसेज किया मैं आपको उसी टाइम रिप्लाई दूँ। लक होता है कि दे भी देती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपसे पहले जिनके मैसेजेस हैं उनको मैं पहले रिप्लाई दे दूँ, ठीक है। तो बस दुआओं में याद रखिएगा अपने टीचर को स्पेशली, ताकि कि टीचर को और हिम्मत अल्लाह ताला देते रहे और टीचर स्टूडेंट्स की इसी तरह हर तरह की हेल्प कर सके। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अब समझ आ गया होगा, क्लियर हो गई होंगी सारी कन्फ्यूजन वगैरह। तो बस दुआओं में स्पेशली अगेन याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।